नमस्कार। आज हम भारत की प्रशासनिक मशीनरी के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि ये अलग-अलग मोर्चों पे काम कैसे कर रही है। मतलब इतिहास से प्रेरणा लेना, पर्यावरण की चुनौतियों से निपटना और डिजिटल दुनिया के लिए नियम बनाना। और ये जो विश्लेषण है, ये खास तौर पर यूपीएससी, सीजीपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है, ताकि सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी समझ आए। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि वो क्यों हुआ और उसका असल मतलब क्या है। हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स को मेंस के एनालिसिस से जोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे नाम से जिनका संघर्ष आज भी भारत की नीतियों को दिशा दे रहा है, भगवान बिरसा मुंडा। हम उनकी 150वीं जयंती के बारे में काफी सुन रहे हैं। तो सवाल यह है कि 19वीं सदी के एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की विरासत आज 21वीं सदी में भी इतनी प्रासंगिक कैसे है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखिए, बिरसा मुंडा की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है। ये आज 3 स्तरों पर जिंदा है। एक ऐतिहासिक विद्रोह में, एक शक्तिशाली कानून में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना में। अच्छा, 3 स्तरों पर। इसे थोड़ा और खोल कर बताइए। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है उनका ऐतिहासिक संघर्ष, उलगुलान, यानी महान हलचल। ये सिर्फ आप समझिए अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह नहीं था। ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकारों की लड़ाई थी। ये वो वैचारिक नींव है जिस पर आज भी जनजातीय अधिकारों की पूरी इमारत खड़ी है। और दूसरा स्तर, जो आपने कहा कि कानून से जुड़ा है? हाँ, दूसरा स्तर है पैसा अधिनियम 1996। ये कानून एक तरह से उलगुलान की भावना का ही कानूनी रूप है। ये आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जबरदस्त शक्तियां देता है, खासकर उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के मामले में। मतलब सीधे शब्दों में कानून कहता है कि गांव के जंगल और जमीन के बारे में कोई भी फैसला दिल्ली या राज्य की राजधानी में नहीं होगा, बल्कि गांव की अपनी सभा में होगा। ये जमीनी लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, तो जो लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, पैसा ने उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। और तीसरा स्तर, जो आज की योजना है? हाँ, और तीसरा स्तर है पीएम जनमन योजना। ये योजना सीधे तौर पर सबसे पिछड़े और कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज पर केंद्रित है। सरकार ने ये पहचाना है कि विकास की दौड़ में कुछ समुदाय बहुत पीछे छूट गए हैं, और ये योजना सीधे उन तक सड़क, बिजली, घर और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही है। तो एक कनेक्शन है। बिल्कुल, एक सीधी रेखा है। बिरसा मुंडा का संघर्ष यानी उलगुलान, उससे निकला कानूनी अधिकार, पैसा, और उसी अधिकार को जमीन पर उतारने की आज की नीति पीएम जनमन। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास वर्तमान को आकार देता है। वाह, ये कनेक्शन समझना वाकई जरूरी है, खासकर मेंस के उत्तरों के लिए। चलिए, बिरसा मुंडा के जल, जंगल, जमीन की बात से आगे बढ़ते हुए आज के एक बड़े शहरी पर्यावरण संकट पर आते हैं। मेरा मतलब है दिल्ली का दम घोटने वाला प्रदूषण। हर साल की एक ही कहानी है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी जीआरएपी, ये असल में है क्या? क्या ये बस एक रिएक्शन है जब हालात हाथ से निकल जाते हैं? ये एक आम धारणा है, पर जीआरएपी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है। ये एक तरह का इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही हवा की क्वालिटी एक तय स्तर से ज्यादा खराब होती है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। ये हालात के बेकाबू होने का इंतजार नहीं करता। एक्यूआई खराब हुआ और जीआरएपी के अलग अलग स्टेज के प्रतिबंध लागू हो गए। और इसे लागू कौन करता है? क्योंकि पहले तो हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM बनाया गया था। ये एक वैधानिक संस्था है जिसे खास तौर पर दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ही बनाया गया है। अब एक एजेंसी है जो पूरे क्षेत्र के लिए फैसले लेती है और ग्रैप को लागू करवाती है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ग्रैप पूरे देश में लागू होता है। ये सिर्फ दिल्ली NCR के लिए है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही लक्षित और भौगोलिक रूप से केंद्रित योजना है। परीक्षा में अक्सर यही छोटी छोटी बातें फंसा देती हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन सी नीति क्षेत्रीय है और कौन सी राष्ट्रीय।
ग्रैप एक क्षेत्रीय आपातकालीन उपाय है, राष्ट्रीय नहीं। ठीक है, तो हमने भौतिक पर्यावरण के प्रबंधन की बात की। अब आते हैं डिजिटल पर्यावरण के प्रबंधन पर। एक ऐसा मुद्दा जो हम सबके फोन और डेटा से जुड़ा है। सरकार नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी अधिनियम लाई है। सुनने में तो काफी भारी लगता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? क्या अब हमारा डेटा वाकई में सुरक्षित है? देखिए, ये कानून भारत में डेटा प्राइवेसी के लिए एक नए युग की शुरुआत है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो संतुलन बनाना है। एक तरफ आपके हमारे जैसे व्यक्तियों के डेटा की सुरक्षा और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन के लिए डेटा का वैध इस्तेमाल। इसमें डेटा फिडुशियरी और सहमति जैसे शब्दों का बहुत जिक्र होता है। इन्हें जरा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। डेटा फिडुशियरी कोई भी कंपनी या संस्था है जो आपका डेटा इकट्ठा करती है, जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप या कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट। आप उसे एक तरह से डेटा का अमानती या डिजिटल गार्डियन समझ सकते हैं। अब इस कानून के तहत इस गार्डियन को आपका डेटा इस्तेमाल करने से पहले आपसे साफ और सीधी भाषा में सहमति यानी इजाजत लेनी होगी। वो लंबे चौड़े न समझ आने वाले नियम और शर्तों के पीछे नहीं छिप सकते। उन्हें बताना होगा कि वे आपका डेटा क्यों ले रहे हैं और उसका क्या करेंगे। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई कंपनियों के लिए इन नियमों से बच निकलना मुश्किल होगा? कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि सरकार को इसमें बहुत ज्यादा छूट दी गई है। ये एक जायज चिंता है। कानून का असली असर तो उसके लागू होने के तरीके पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए एक डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया गया है। ये एक स्वतंत्र नियामक संस्था होगी जो शिकायतों की सुनवाई करेगी, जांच करेगी और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाएगी। यही बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि कानून सिर्फ कागज पर ना रह जाए। और जहां तक सरकारी छूट की बात है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों के लिए है। लेकिन हाँ, उस पर बहस जारी है कि उसका दायरा कितना बड़ा होना चाहिए। मतलब अब हमारे डिजिटल अधिकारों के लिए एक रेफरी आ गया है। चलिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमों से अब वास्तविक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, खासकर उन लोगों की तरफ जो भारत का सामान दुनिया भर में बेचते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी उथल-पुथल है। ऐसे में आरबीआई हमारे निर्यातकों की मदद कैसे कर रहा है? आरबीआई एक कह सकते हैं बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, लोन को सस्ता बनाना। दूसरा, पेमेंट को आसान बनाना। और तीसरा, थोड़ी मोहलत देना। लोन को सस्ता बनाना, इससे क्या मतलब है? इसके लिए ब्याज समीकरण योजना को बढ़ाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि निर्यातकों को जो लोन मिलता है उस पर लगने वाले ब्याज का एक हिस्सा सरकार या आरबीआई वहन करता है। इससे उनकी लागत कम होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन या वियतनाम जैसे देशों से बेहतर मुकाबला कर पाते हैं। और दूसरा, पेमेंट को आसान बनाना। मैंने वोस्त्रो खातों के बारे में सुना है, ये क्या चीज़ है? वोस्त्रो खाते को ऐसे समझिए जैसे किसी दूसरे देश, मान लीजिए रूस, की किसी कंपनी ने भारत के किसी बैंक में अपना एक रुपया वाला पर्स खोल लिया हो। अब जब कोई भारतीय निर्यातक रूस को सामान बेचेगा तो रूसी कंपनी डॉलर खरीदने बेचने के झंझट में पड़े बिना सीधे अपने उसी रुपए वाले पर्स से भारतीय निर्यातक को भुगतान कर देगी। अच्छा। हाँ, ये डॉलर पर निर्भरता कम करने और रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का एक कह सकते हैं वित्तीय हाईवे है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और तीसरा उपाय, माहौल देना। हाँ, आरबीआई ने संपत्ति वर्गीकरण के मानदंडों में ढील दी है। आसान शब्दों में, अगर कोई निर्यातक वैश्विक मंदी या शिपमेंट में देरी के कारण समय पर अपना लोन नहीं चुका पाता तो उसके खाते को एनपीए यानी बैड लोन घोषित करने के लिए बैंकों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। इससे निर्यातकों को पैसे की फौरी तंगी से जूझने में थोड़ी मोहलत मिल जाती है। यानी आरबीआई निर्यातकों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बना रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के नियमों से अब राजनीति के नियमों पर आते हैं। हर चुनाव के बाद, खासकर जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार बनाने के लिए एक अजीब सी खींचतान शुरू हो जाती है। तो इस खेल के असल संवैधानिक नियम क्या हैं? राज्यपाल की भूमिका असल में है क्या? ये भारतीय राज व्यवस्था का सबसे दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है। पहला नियम तो सीधा है। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की। ये तो सरकार बनाने का बुनियादी ढांचा है। लेकिन असली सवाल तो तब उठता है जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता।
क्या राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। संविधान राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने के लिए बाध्य नहीं करता है। राज्यपाल को उस व्यक्ति या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है जिसके बारे में उन्हें विश्वास हो कि वो विधानसभा में बहुमत साबित कर सकता है। अच्छा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ी पार्टी का ही नेता हो। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की ये विवेकाधीन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वे चुनाव पूर्व गठबंधन को बुला सकते हैं या उस व्यक्ति को जो दावा करे कि उसके पास जरूरी विधायकों का समर्थन है। इसका मतलब सारा खेल बहुमत साबित करने का है, सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीतने का नहीं। हाँ, और इन सरकारों में मंत्रियों की संख्या पर भी तो कोई सीमा है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था। 91वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए ये तय किया गया कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नियम जंबो मंत्रिमंडलों को रोकने और दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए लाया गया था। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने इतिहास से लेकर पर्यावरण, तकनीक, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था तक का सफर तय किया। निचोड़ ये है कि शासन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। चाहे वो बिरसा मुंडा के संघर्ष को आज की योजनाओं से जोड़ना हो, या दिल्ली के प्रदूषण के लिए एक क्षेत्रीय कमांड सेंटर बनाना हो, या फिर हमारे डिजिटल अधिकारों के लिए एक नया ढांचा तैयार करना हो, ये सभी एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। और हमारे उन श्रोताओं के लिए जो भविष्य में इन्हीं प्रक्रियाओं का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए सोचने वाली बात क्या है? उनके लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सभी पहलें, चाहे वो जनजातीय अधिकारों की हो, डेटा सुरक्षा की या आर्थिक स्थिरता की, क्या ये सिर्फ कागज पर अच्छी दिखती हैं या जमीन पर भी असर डाल पाएंगी? केवल कानून और योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है। उनका प्रभावी कार्यान्वयन, यानी उन्हें कागज से जमीन पर उतारना ही असली चुनौती है। भविष्य के प्रशासकों के लिए यही वह बिंदु है जहां नीति और वास्तविकता का मेल होता है और जहां उनका असली इम्तिहान होगा।